हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज जो हम लोग जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, जिसको हम लोग फॉरेंसिक फार्मेसी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है और मैंने इस सब्जेक्ट को इसलिए यहाँ पे उठाया है क्योंकि इसमें से आपको वहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब आपको बिल्कुल भी उसके लिए कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपने पॉइंट्स देखे हैं, आपको ये पॉइंट बुक में मिले थे, तो आप उसको वहाँ टिक करके आओगे और आपके जो 7 नंबर्स है, मीन 7 इंटू आप 4 कर लो, वो जो नंबर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है। क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि सारे ही कवर कर दूं। तो इस वीडियो में तो पूरे कवर नहीं हो पाएंगे, एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका ज्यूरिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो आपके शेड्यूल वगैरह हैं, जो एक कॉमन शेड्यूल, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और आपके जो एक्ट वगैरह कब आए थे, तो ये दो चीज़ें हैं वो मैं अगली बार कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आप लोग अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है और आपसे छूट सकते हैं, तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलिए देख लेते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये जो एक्ट वगैरह बीच बीच में आ रहे हैं, तो ये क्या है कि ये आपसे छुपे रह जाते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर के सरफेस के जितने एक्ट हैं वो सब याद करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। तो जो आपका ओपीएम एक्ट आया था वो आया था 1878 में। फिर पॉइजन्स एक्ट आए थे 1919 में। डेंजरस ड्रग एक्ट आया था 1930 में। फिर ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, ये जो आपका बना था, ये बनी थी 1928 में। फिर फुल फॉर्म भी बहुत पूछे जाते हैं आपसे वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सारे ही कवर किए हैं। DTAB जो है उसका मीन्स होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसी तरह DCC का मतलब होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। फिर पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ फोर्ड। तो आपसे ये चीज़ भी पूछा जाता है कि जो उसके उस जो कमेटी थी, तो उसके चेयरमैन कौन थे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है, तो इसके जो चेयरमैन थे उस समय वो थे सर जोसेफ बोर। और दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अभी मैंने बहुत ही धीरे धीरे करके इसमें मैंने आगे चल के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आते गए हैं, तो इसको मिस मत करिएगा। ये वीडियो कोशिश करिएगा कि लास्ट तक आप इसको देखें, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर फार्माकोपी ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन, जो पहली फार्माकोपी ऑफ इंडिया आई थी वो आई थी 1868 में, जिसका जो कि मतलब कि बंगाल फार्माकोपिया थी, ना कि आपकी इंडियन फार्माकोपिया थी। ये आप ध्यान रखिएगा। पहला जो फार्माकोपिया इंडिया का आया था वो 1868 में पब्लिश हुआ था और जिसको नाम पड़ा था बंगाल फार्माकोपिया। फिर जो हाथी कमेटी आया था उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन थे जयसुख लाल हाथी। फिर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। तो जो इंडियन फार्माकोपिया की कमेटी थी उसका गठन हुआ था 1948 में। फिर इंडियन फार्माकोपिया कब आई, ये आई 1955 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि फार्माकोपिया ऑफ इंडिया मतलब पहली फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कब आई, वो 1868 में आई, जिसका नाम था बंगाल फार्माकोपिया। फिर आपका जो इंडियन फार्माकोपिया जो आप लोग जानते हैं, जो आपकी लाइब्रेरी में होगी, वो पहली बार आई थी 1955 में। फिर CDSCO का फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हेड करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया DCGI। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ड्रग कंट्रोलर जनरल इसको हेड करता है CDSCO को। और दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि इसके हर साल फॉर्म निकलते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको वहाँ पे, अगर आपने B फार्मा किया है और अगर आपने M फार्मा भी किया है, तो दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती हैं CDSCO। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो दिल्ली में ही है। तो आप इस जब आप अपना कोर्स कर लेंगे तो ये सब वैकेंसीज भी निकलती रहती है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या सिंपली आप जो गूगल करोगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे। सिंपली इसमें आपसे इंटरव्यू के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने अभी लास्ट सेम में जो आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, और इसके बाद आपको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 19,000 से रहती है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आपकी रहती है। फिर DPCO
DPCO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर। NPPA का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। 15 नंबर पॉइंट है आपका कि फर्स्ट कंपनी टू कम अप इन वेस्टर्न इंडिया वो थी आपकी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, जो कि 19,007 में आई थी। मीन्स वेस्टर्न इंडिया में अगर जो पहली कंपनी आई वो कौन सी थी, ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, जो कि 19,007 में आई। फिर द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ये कलकत्ता में आई 19,001 में। तो दोस्तों जो पहली कंपनी आई वो थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता में आई 19,001 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न इंडिया में कौन पहली आई तो वो थी आपकी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, जो कि आई 19,007 में। फिर गैट GATT, इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर 19 नंबर पॉइंट कहता है कि मद्रास मेडिकल कॉलेज फर्स्ट फार्मेसी क्लास जो हुई यहाँ पे मद्रास मेडिकल कॉलेज में, वो हुई दिसंबर 1860 में। और यहाँ जो पहला कोर्स था वो था डिप्लोमा कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कौन है, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिग्री लेवल कोर्स इन फार्मेसी BHU में हुआ था जुलाई 1934 में, और ये कोर्स था आपका BSc फार्म केम का। फिर बी फार्म पहली बार आया जुलाई 1937 में, ये भी BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपके वाराणसी में है। और जो बी फार्म कोर्स थे उस समय वो 3 इयर्स के थे, जैसा कि अब 4 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन पहले ये 3 इयर्स के थे। फिर प्रोफेसर ML श्रॉफ ऑल्सो स्टार्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एट द बिरला कॉलेज पिलानी 1950। जो आप बिट्स पिलानी के नाम से जिस कॉलेज को जानते हैं वो 1950 में आया था। और ये कौन लाए थे, प्रोफेसर जो फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी आपके प्रोफेसर ML श्रॉफ, ये लाए थे इस डिपार्टमेंट को। तो GP श्रीवास्तव थे जिन्होंने पहले PhD किया, और इन्होंने PhD किया था अंडर NK बसु। दोस्तों एक मिनट, तो NK बसु के अंडर GP श्रीवास्तव ने अपनी पहली PhD डिग्री प्राप्त की थी। तो आपसे पूछा जाए कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने PhD अपनी पूरी की फार्मेसी में, वो थे GP श्रीवास्तव। फिर आपका बी फार्मा किसने किया पहला, वो मिस्टर सुभद्रा कुमार पत्नी, ये इनका नाम था। फिर PhD इन फार्माकोलॉजी शिव विहारी लाल ने। तो PhD इन फार्माकोलॉजी किसने किया, मिस्टर शिव विहारी लाल ने। और आपसे पूछा जाए कि पहली PhD किसने कंप्लीट किया, वो थे GP श्रीवास्तव। फिर आता है आपका डॉक्टर CL कौल, ये थे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नाइपर। तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नाइपर आपसे पूछा जाएगा तो वो है डॉक्टर CL कौल। फिर फर्स्ट PCI कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949। तो पहला PCI जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था वो था आपका 1949 में। फिर PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, नॉमिनेटेड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इलेक्टेड मेंबर्स इसलिए यहाँ पे शो किया है। इलेक्टेड मेंबर्स आपके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 1 टीचर होगा, ईच ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, इलेक्टेड बाय UGC। फिर इसके बाद 1 मेंबर होगा जो कि MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनके जो है फ्रॉम एमएक्स मेंबर उससे आएगा। और जो लास्ट मेंबर मीन्स छठा होगा वो होगा आपका ईच जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा उससे वहाँ पे आएगा, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। तो इस तरह ये 6 मेंबर होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें ही वो घुमा के पूछ लेते हैं कि कितने मेंबर्स PCI के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। फिर इसी तरह जो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो एक्स ऑफिसो मेंबर्स पे जो होते हैं वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। फिर एजुकेशन रेगुलेशन, तो प्रैक्टिकल जो एजुकेशन रेगुलेशन है आपका, उसका कहना है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 500 आवर्स की होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रहना चाहिए 500 आवर्स जिसको स्प्रेड किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 250 आवर्स मस्ट बी डिवोटेड टू एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन।
तो मतलब उसको स्ट्रेच किया जा सकता है 3 महीने तक के लिए, जो आपके 500 घंटे हैं ट्रेनिंग के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम 250 घंटे जो हैं वो एक्चुअल डिवोटेड, मीन्स आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी होगी वहाँ पे डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। Every state council has to supply 5 copies of a register for a state to central council as soon as after 1st April every year। तो हर साल 1 अप्रैल को जो स्टेट काउंसिल होते हैं, जो हर स्टेट का अपना एक काउंसिल है, उसको एक रजिस्टर भेजने होते हैं और उन रजिस्टरों की नंबर होती है 5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5 रजिस्टर भेजने होते हैं उनकी कॉपी करा के, मीन्स जो आपका सेंट्रल काउंसिल है। फिर इसके बाद द स्टेट काउंसिल आर बिफोर द एंड ऑफ जून ईच ईयर रिक्वायर्ड टू पे टू द पीसीआई अ सम इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द फीस रिलीज्ड बाय देम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 months ending on the 31st day of March in that year। तो जो स्टेट काउंसिल है उनको जून जब ख़त्म होता है हर साल, तो उनको अपने जो भी उन्होंने 12 महीने के दौरान जो फीस उन्होंने ली है उसका 1/4 जो है वो सेंटर को भेजना होता है। फिर चेक द डिफरेंस बिटवीन, अब दोस्तों कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा, वरना मैं इन सब चीज़ों को अगली वीडियो में तो लाऊंगा ही आपके लिए, कि जो मिस ब्रांडेड है, फिर स्प्यूरियस है और एडल्ट्रेट ड्रग है, तो इसमें जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर शेड्यूल टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914, शेड्यूल टू द रूल्स, तो जो मैंने आपको बताया शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, फिर उसके अंदर जितने भी रूल्स वगैरह आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें पहले से देख के रखोगे तो जब मैं वीडियो लाता हूँ तो आपको थोड़ा ध्यान में आएगा और अपने आप चीज़ें रट जाएंगी, वरना मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा इन दोनों ही पॉइंट्स को। फिर प्लेसेस थ्रू विच ड्रग्स में बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, वो हैं आपके फिरोजपुर कैंटोनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशन, जहाँ से पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से इंपोर्ट होती है। फिर रनागढ़, बेंगोय एंड मोहियासन रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से आपका बांग्लादेश के बॉर्डर से सप्लाई होता है, इंपोर्ट होता है। फिर चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई रेलवे स्टेशन, यहाँ से बाई सी इनटू इंडिया आता है इंपोर्ट होके। फिर चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली एंड अहमदाबाद, तो यहाँ से बाई एयर आता है इंडिया में इंपोर्ट होके। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं इस चीज़ को, वो है आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ है कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इसमें बहुत से फॉर्म्स भरे जाते हैं, उन फॉर्म्स का नंबर होता है, तो आपको एग्जामिनेशन में वो नंबर्स पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। अगर ये ड्रग सी की है, ये ड्रग C1 कैटेगरी में आती है, या ये ड्रग X कैटेगरी में आती है, या C1 के लिए आती है, X के लिए नहीं आती, या ये जो हार्मफुल ड्रग है वो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों वही चीज़ है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में और इसके आने की इस बार भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इसका आप ध्यान से देखिएगा कि जो ड्रग स्पेसिफाइड रहती है C और C1 के लिए, तो उसके लिए फॉर्म 27 भरना होता है। फिर जो ड्रग C1 और X के लिए स्पेसिफाइड होती है उसके लिए फॉर्म 27B भरना है। और जब पेरेंट्रल्स और सीरा इन ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए 27D भरना होता है। ठीक है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब के लिए ये फॉर्म भरने पड़ता है। और जो ड्रग्स जिनमें अदर देन C1, जिसमें कि आपका C1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपका X ड्रग्स इंक्लूडेड है, तो उसके लिए फॉर्म 24F भरना पड़ेगा। अब जिसमें C1X के अतिरिक्त जितनी ड्रग हैं तो उसके लिए फॉर्म 24 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या है कि आप 2-3 बार इनको पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली आपसे इसी तरह एग्जामिनेशन पूछा जाता है, जैसे आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि ड्रग स्पेसिफाइड इन C1 एंड X, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है, ऑप्शन दे देंगे 27, 27D, 27B, 24F, तो आपको ध्यान में रखना है 27B। तो आपको इस तरह इसको पढ़ना है। फिर इफ अ पर्सन नॉट हैविंग लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर C1 एंड X शुड ऑब्टेन फॉर्म 29 बिफोर कमेंसिंग मैन्युफैक्चर। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चर करना चाहता है लेकिन जिसके पास अभी लाइसेंस नहीं है C1 और X ड्रग के लिए, तो उसको फॉर्म 29 भरना पड़ेगा। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के लिए आपको फॉर्म 25D भरना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए 25C और सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए 19B, जो कि इश्यू होगी इन फॉर्म 20C और 20D में।
तो आप अगर कोई भी ड्रग इनमें से मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये सारे फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए दोस्तों 31 ए, और ये आ भी चुका है। फिर परमिटेड कलर्स, अब जो आपके ड्रग्स होते हैं तो उसमें सारे रंग जो मतलब कि आपके हेल्थ को वहाँ पे हजार्डस हो हेल्थ के लिए, तो वो वहाँ पे नहीं डाले जा सकते। तो इसलिए कुछ कैटेगरी हैं परमिटेड कलर्स के लिए, वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो नेचुरल कलर जो है आपके वो है एनेटो, कैरोटीन, क्लोरोफिल, कॉकनियल, क्यूरक्यूमिन, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड। फिर जो आर्टिफिशियल कलर है वो है कैरामेल और राइबोफ्लेविन। फिर कोल टार कलर्स में आते हैं क्विनाजेराइंस, ग्रीन एसएस, एलिजेरिन, साइनाइन, ग्रीन एफ, फास्ट, ग्रीन एफसीएफ, टार्टाजाइन, सनसेट येलो एफसीएफ, नेपथॉल ब्लू, ब्लैक। फिर फॉर्म्स जो अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द इश्यूइंग ऑफ लाइसेंस इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो रिटेल सेल के लिए जो फॉर्म हमें चाहिए वो देख लेते हैं। अभी हमने पीछे देखा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब रिटेल सेल की बात हो रही है। तो फॉर्म 20 फॉर ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। तो ड्रग्स जो जिनमें क्या कहते हैं C1 और X नहीं है उनके लिए फॉर्म 20। फिर फॉर्म 21 फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड एक्सक्लूडिंग X, जिसमें C और C1 कैटेगरी की ड्रग है लेकिन X कैटेगरी की ड्रग नहीं है, उसके लिए फॉर्म 21। और आप रिटेल सेल करना चाहते हो फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X ओनली, तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा 20F। फिर होल सेल की बात करें तो वहाँ पे आपको 20B भरना पड़ेगा फॉर ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X, फॉर्म 21B फॉर C1 एक्सक्लूडिंग X, और फॉर्म 20G फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। फिर दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट, जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए कौन सा आपको फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म भरना है 20A। इसी तरह जो आपका C1 के लिए लेकिन एक्सक्लूडिंग X, तो उसके लिए आपको 21A भरना पड़ेगा। और कोई भी लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाता फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। तो शेड्यूल X के लिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में कोई भी आपको फॉर्म वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि इसमें कोई लाइसेंस मिलता ही नहीं। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें आपके हाफ चैप्टर कवर हो चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है इनके एग्जामिनेशन के आने की, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लें अपने कॉपी में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, इसका जो सेकेंड और फाइनल वीडियो है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपका पूरा सिलेबस ज्यूरिस का कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पेनल्टी वगैरह है दोस्तों उसको इतना गंभीरता से मत पड़िएगा, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही पुराने हैं ये और इनके आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये क्या है कि अब अपडेटेड वर्जन आ चुका है। अब जैसे कहीं पे फाइन लिखा है 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, तो दोस्तों ये बहुत पहले की चीज़ें हैं जो अभी तक चली आ रही हैं। तो एग्जामिनर इनको आपके एग्जामिनेशन में नहीं डालेगा कि कोई कंट्रोवर्सी आगे चल के